चलिए खबरें विस्तार से बता दें। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की गुरुवार को बैठक हुई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति, सीटों के बंटवारे और भारत न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक शामिल हुए। तो कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स जो है इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। भारत न्याय यात्रा की तैयारी पर भी चर्चा हुई और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है 14 जनवरी से और ऐसे में काफी लंबा ये भारत न्याय यात्रा होने जा रहा है। इसको लेकर भी तमाम एंगल से चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुई और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक अहम मानी जा रही है। अजय चौहान दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं। अजय, ये बैठक हुई, कौन कौन मौजूद था, क्या निर्णय निकल के सामने आया, क्या जानकारी? श्रुति, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सुबह 11 बजे से मीटिंग चल रही थी वो करीब 1 बजे मीटिंग समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मीडिया से वार्तालाप की जाएगी। आखिरकार इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था और क्या किन बातों पर चर्चा की। लेकिन बता दें कि जो बात सामने समझ आ रही है कि 2024 के चुनावों को लेकर इसमें अहम बैठक की गई थी और न्याय भारत की यात्रा, यानी कि जब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालेगा तो 2024 में काफी इनको बेनिफिट मिलेगा। कई राज्यों से वो गुजरते हुए जो यात्रा है निकलेगी, युवाओं को जोड़ा जाएगा, महिलाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि 2024 में कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो एक साथ आए और इस बीजेपी को हराए। यानी कहीं न कहीं कई अहम बैठकों इसमें हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन 3 बजे कांग्रेस एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें मीडिया से साफ साफ कहा जाएगा इन बातों पर चर्चा की। यानी कि आज 2024 जो आने वाला वक्त है उसको लेकर के अब कई अहम बैठक होने वाली है। 31 तारीख को होने वाली है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस अब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि 2024 में हमारी हार हो, क्योंकि जिस तरह से अभी 5 राज्यों चुनाव हुए थे इसमें 3 राज्य बीजेपी में हासिल किए, 2 कांग्रेस गठबंधन में थे। तो देखिए, कहीं ना जो बैठक है इसमें बता दें कि इस बैठक में जो थे सभी सचिव थे, अध्यक्ष थे, वहाँ पर राहुल गांधी मौजूद थे, खड़गे वहाँ मौजूद थे, प्रियंका वाड्रा वहाँ मौजूद थी, अन्य और भी दल वहाँ मौजूद थे। यानी कि जो चर्चाएं हैं अब संज्ञान ली जा रही है और लगातार इस मीटिंग को धरातल पर उतारा जा रहा है। अच्छा, देखिए, आप कह रहे हैं कि किसानों को साधने की कोशिश, महिलाओं युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस इस बैठक और इस भारत न्याय द्वारा कर सकती है। ऐसे में बीजेपी भी ठीक यही रणनीति अपनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस से इससे अलग हटके क्या कर सकती है जिससे आने वाले 2024 में उसको फायदा हो सकता है चुनाव में? देखिए श्रुति, अगर बात करें जिस तरह से लगातार कांग्रेस फेट आउट पर जाती है, चुनाव लड़ती है, तो कहने का उनका धराता होता है। लेकिन जो बीजेपी का जो चुनावी मुद्दा होता है वो ग्राउंड जीरो से होता है, यानी कि घर घर वोट से होता है, बूथ से होता है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से होता है। वो पहले ही 6 महीने पहले, साल भर पहले अपने चुनाव लड़ने की तैयारी करता है। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव आता है तो शायद 2 से 3 महीने पहले ही इसकी तैयारी करता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि हम बीजेपी की तर्ज पर ही काम करें, यानी कि जो मीटिंग की जा रही है और अभी इसके अलावा कई और मीटिंग अहम होनी है सीटों को लेकर के, क्योंकि मेन मुद्दा सीटों को लेकर के, सीट कहाँ से किसको दी जाएगी, सीट बंटवारा एक मुद्दा बना हुआ है। लेकिन हो सकता है कि जो आने वाली मीटिंग होगी उसमें सीटों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है इसमें। तो क्या इस भारत न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता से कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, ये यात्रा इसी माध्यम से जो जोड़ी जा रही है, माना भी जा रहा है। जैसे पहले ही यात्रा की गई थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उसमें काफी युवा जोड़ता, लेकिन उसका कोई भी शायद कांग्रेस को फल नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार की जो यात्रा है वो शायद कुछ सफल दिला पाए। इसमें न्याय यात्रा, यानी कि जो मुद्दे हुए बीजेपी के 9 साल का जो रिकॉर्ड है वो बीजेपी का गिनाया जाएगा। किस तरह से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, नौकरियां नहीं दी, बेरोजगार हो गए, मुद्दों को उठाया जाएगा, गैर कानूनी कुछ जो नियम है वो रखाएगा, तो हो सकता है कुछ फायदा हो। लेकिन जनता भी जानती है कि किसको क्या वोट देना है, ये जनता पर निर्भर करता है। अगर बात की जाए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा अजय, और दूसरी बात ये है कि किस तरीके से पिछले दिनों जब 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने करारी हाथ अपनाई थी, उसके बाद से उसको ठीक करने और पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति धरातल पे अब बना सकती है आने वाले दिनों में?
बिल्कुल स्वीटी, देखिए कांग्रेस जिस तरह से लगातार गठबंधन मीटिंग करती है, गठबंधन को लेकर चलती है, लेकिन गठबंधन गठबंधन नहीं रहता, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं और कोई ना कोई पार्टी उससे बाहर हो जाती है और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी की जाती है। अभी तक गठबंधन एक मजबूत गठबंधन नहीं बन पाया है, एक ही मंच और एक ही बात नहीं हो पाया, क्योंकि सभी के जो गठबंधन है, ममता की बात कर लें, अखिलेश की बात कर लें या केजरीवाल की बात कर लें, तो सबके मत अलग है। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो कांग्रेस चाहते हैं कि सभी साथ आए, लेकिन नीतीश कुमार अपना अलग ये कहते हैं, तो ये लोग सबका सिस्टम अलग है। आखिरकार चेहरा किसका होगा, ये बड़ा सामने सवाल खड़ा होता है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि सभी दल एक साथ आए। अगर मोदी को रोकना है तो सबको एक ही बात पर एक ही समय पर यह बात अमल करनी होगी, ताकि बीजेपी रुक सके। अजय, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हारने की वजह उसकी खुद की अंतरकलह भी है, तो उसको किस तरीके से कांग्रेस दूर करेगी आने वाले दिनों में कि इस तरीके की खबरें अब सामने ना आए? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कांग्रेस के अंदर पहले से भी है, नेता के जो पुराने नेता हैं वो भी उस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, कुछ नेता और भी बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस का युवा जो नेता है उभरते हुए नजर आते हैं। शायद उनकी बातें जब वो सामने आती है, वो चाहते हैं कि जो पूर्व हो चुके हैं, काफी समय लंबे सत्ता में रहे, उनको थोड़ा आराम दिया जाए और नए युवा को दिया जाए। तो इस पर चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर हर राज्य में कहीं ना कहीं फूट होती है और फूट होने के बाद जो कांग्रेस की जो सरकार होते हुए भी सरकार नहीं चल पाती और जब चुनाव होता है तो हार जाती है। तो सबसे बड़ा कलह कि आपसी मतभेद जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस का बना होता है, क्योंकि नहीं चाहता कि कोई भी सामने आए, जो पुराने खिलाड़ी है वही मैदान में रहे। जब तक नए युवा को मौका न मिले, कांग्रेस शायद कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। जी बिल्कुल, बने रहिए अजय, हमारे साथ आगे भी आपका रुख करेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर है, ईडी के समन पर केजरीवाल ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहीं से भी एक भी पैसे का लेन देन नहीं मिला है, साफ तौर पे केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है, लोकसभा चुनाव प्रचार रोकना चाहती है बीजेपी। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, ईडी के समन पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं से एक भी रुपए का हेराफेरी नहीं हुआ है, लेन देन नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव प्रचार रोकना चाहती है बीजेपी, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। बीजेपी में शामिल होते ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं जाते वो जेल जाते हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बयान निकल के सामने आया, चूंकि 3 बार समन जारी कर दिया गया है ईडी की तरफ से, वो पेश नहीं हुआ है। ऐसे में देखिए वो सामने आया और उनका ये बयान निकल के सामने आया कि मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी। ईडी के समन पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बयान आया। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय देखिए, इस चीज का इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर ईडी जो समन भेजे इसके पीछे का कारण क्या है, और खुद अरविंद केजरीवाल ने भी यही पूछा और सामने आके सारा का सारा आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर मढ़ दिया है। श्रुति, देखिए आम आदमी पार्टी की आज कोई नई बात नहीं है। जब जब ऐसे कोई घटना होती है या गिरफ्तारी की बात सामने आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले ही जता देते हैं कि उनको उठा लिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं उनका कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा कि 2 साल से लगातार शराब घोटाला चल रहा है, जो हमारे मंत्री जेल में है उन पर 1 रुपए के भी आरोप नहीं लगाया गया है। चुनाव के समय ही ये मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं और मेरा चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश की जा रही है। 8 महीने पहले भी मुझे बुलाया था तो अभी कुछ नहीं मिला। बार बार ईडी सम्मान भेजते, गैर कानूनी भेजती है। आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है, यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल से डरती है। उनको चुनाव प्रचार में जो बहुत जनता को सेवा देते हैं, जो सुविधाएं देते हैं लगातार, लेकिन बीजेपी साफ साफ कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो क्यों नहीं बयान देते, क्यों नहीं पेश होते। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि अगर एक बार ईडी ले जाती है तो शायद उन पर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि कई घोटाले सामने आ रखे हैं। बीजेपी लगातार उन पर हावी होती आ रही है, यानी कि अब एक नया घोटाला और सामने आ गया है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्टिंग को लेकर के। उससे बड़ा घोटाला है, उससे बड़ा दवाइयों का घोटाला सामने था। तो देखिए कहीं ना केजरीवाल अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी केजरीवाल के घर पर काफी पुलिस मौजूद है, ईडी भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि केजरीवाल वहाँ से 3 दिन के लिए शायद बाहर जाने की तैयारी में है। कहते हैं वो चुनाव प्रचार गुजरात जा सकते हैं। तो देखिए सवाल ये है कि आज ईडी उनको कर पाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा तो मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं।
बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आखिर दिक्कत क्या है, जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप जाइए, सवालों को जवाब दीजिए, दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। जी बिल्कुल यही सवाल तो सामने आता है कि आखिर इसमें जनता भी यही चाहती है कि अगर आप सच्चे हैं, क्योंकि लोगों की राय भी यही होती है, अगर जो गुनहगार होता है वो डरता है, जो गुनहगार नहीं होता वो खुल के जवाब देता है। तो ये सवाल है कि केजरीवाल आखिरकार क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं सवालों को जवाब दे रहे, अपने मंत्रियों को बचा क्यों नहीं रहे और अपने आप ईडी से क्यों भाग रहे। हर बार ईडी के संबंध को लेकर के आप बेकारा करते हैं कि ये मेरे मतलब का नहीं है, फालतू का है, तो ये सवाल भी सामने आता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है सबसे बड़ा घोटाला जो मास्टरमाइंड है, जो इनके मंत्री हैं, वो इसलिए नहीं है जो खुद केजरीवाल है। तो देखिए सवाल थोड़ा होता है, इसीलिए केजरीवाल जवाब नहीं दे पाते, तो समझ कर कहते हैं कि मेरे ऊपर लगातार ये ध्यान में सीधा चुनावी मुद्दा इसमें फैला दिया जाता है कि मेरा चुनाव प्रचार रोका जाए, क्योंकि 2 राज्यों में उनकी सरकार है और तीसरे में भी अब वो लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन कहने इस बार भी मात खाई। तो देखना यह होगा कि हरियाणा में क्या होगा। हरियाणा का मुद्दा भी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर चलते हैं, तो केजरीवाल का कहना है कि मुझे परेशान ना किया जाए, क्योंकि मैं चुनाव जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन बीजेपी साहब क्या वो सच्चे हैं तो ठीक है, सामने आएगा, वरना नहीं। तो हो सकता है कि आजू के साथ क्या किया जाएगा ये तो अभी समय, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद है अभी। अजय, कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की छापेमारी हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, आपके सूत्र क्या कह रही हैं? बिल्कुल देखिए, लगातार सुबह से ही पुलिस मौजूद थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी सुबह से ही चल पड़ी थी कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, छापेमारी की जाएगी, गैर कानूनी जबरन उनको उठा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो अभी पुलिस सब मौजूद है, बाहर है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति में कोई सवाल सामने नहीं है, ना ही सामने आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी खुल के कह रही है कि केजरीवाल जी को आज उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देखना यह होता है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या मंत्री, उनको पहले सूचित किया गया हो, जिस तरह की जो बातें सामने आती है मीडिया के सामने, और वही बयानबाजी लगातार चलती नजर आ रही है। यानी कहीं ना दिल्ली का जो माहौल है वो खराब हो सकता है अगर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है तो। प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से अप्रैल में जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो भारी तादाद में आपके कार्यकर्ता, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, और वो तस्वीरें भी आज भी सबके जहन में। ऐसे में अब मामला और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। अजय, बिल्कुल देखिए, अब बता जब दूसरा नोटिस गया था तब भी अरविंद केजरीवाल के घर पे और दफ्तर और बात करें कि जो राजघाट था वहाँ पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई थी, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी, लेकिन उस समय भी वो बाहर चले गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि केजरीवाल जी को उठा ना लिया जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था, लेकिन अंदर से अभी तक ऐसा कोई बयानबाजी या कुछ नहीं आया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक फाइट दी है और उसमें ये कहा है कि मुझे सिर्फ परेशान किया जाए चुनाव प्रचार रोकने के लिए, ताकि मैं अन्य राज्यों में प्रचार ना कर सकूं। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर जालौन से है, जहां अवैध खनन की लगातार शिकायतों पर एसडीएम के साथ पुलिस ने छापा मारा, जहां से छापेमारी के दौरान पुलिस को एक जेसीबी मशीन और 3 ट्रैक्टर मिले हैं। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए सभी वाहनों को कोतवाली पुलिस ने सीज कर लिया। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गूढ़ा न्यामतपुर का है। विष्णु पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अवैध खनन पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। विष्णु जी सिटी, जैसा कि मैं आपको बता दें, यहाँ जालौन में लगातार अवैध खनन जोरों पे चल रहा था और ये खनन माफिया जो थे ये अपनी मनमर्जी से पुलिस की आंख में चौली कर और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर खनन किया करते थे, जिसकी सूचना पर एसडीएम जालौन व पुलिस बल ने छापेमारी की है, जिसके बाद से एक जेसीबी मशीन व 3 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया गया है तथा यह ट्रैक्टर चालक मौके से चकमा देकर फरार हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने पकड़े गए सभी वाहनों और जेसीबी मशीनों को थाना परिसर में खड़ा करा दिया और इनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है। जी, तो गिरफ्तारी कब तक होगी? जैसा कि हम आपको बता दें, पुलिस की तरफ से कहना यह है कि लगातार जो ट्रैक्टर चालक फरार हुए हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और जल्द ही इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इनकी पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि क्षेत्र में यह अवैध खनन ना हो सके और प्रशासन इस ओर पूरी कार्रवाई कर रहा है। आगे किस तरीके से इस मामले में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? जैसा कि बताएं, पुलिस का कहना यह है कि लगातार क्षेत्र में अवैध खनन नहीं चलने दिया जाएगा और जैसे ही इसकी सूचना मिलती तो इस पे तत्काल एक्शन और कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र को पूरी तरीके से अवैध खनन से मुक्त किया जाएगा। तो क्षेत्र में कब से अवैध खनन देखने को मिल रहा था धड़ल्ले से? जैसा कि हम आपको बता दें, ये जो खनन माफिया थे ये प्रशासन की आंखों में धूल झोंक के रात में खनन किया करते थे कभी, और इस समय सर्दी के मौसम में जो है वो जल्दी
शाम ढल जाती है और घने कोहरे की आड़ में ये लोग अवैध खनन जोरों से किया करते थे, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा प्रशासन को मिली, जिस पर एसडीएम जालौन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब उस जगह जाके छापेमारी की है तो एक जेसीबी मशीन के साथ 3 ट्रैक्टरों को पकड़ा है और ये चालक चकमा देकर किसी भी तरीके से पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब हुए, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और प्रशासन का कहना यह है कि जल्द इन भागे गए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र में पूरी तरीके से अवैध खनन पे लगाम लगाई जा सकेगी। क्या अभी भी जगह जगह पर छापेमारी जारी है विष्णु? जैसा कि प्रशासन की ओर से कहना है कि लगातार प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की टीमें, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं, जिससे कि सर्दी के मौसम में इस तरीके की घटनाएं अंजाम खनन माफिया न दे सके और क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां सरकारी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एम्बुलेंस अपने आप स्टार्ट होकर सीएससी अधीक्षक के आवास में जा घुसी। आवास का एसी और सीसीटीवी कैमरा जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली से रेप का मामला सामने आया है, जहां 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें कि आरोपी ने पीड़िता को घर में अकेले पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता के परिजन घर वापस आए तो पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। थाना खीरों में एक बात की सूचना मिली कि एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की और जो पीड़ित पक्ष था उससे तत्काल तहरीर लेकर के मुकदमा कायम करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और उसमें जो आरोपी व्यक्ति था उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी गई। पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराया जा रहा है और बहुत ध्यान से इस प्रकरण को देखा जा रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां शराब के नशे में दूध भतीजे ने ही अपने सगे चाचा की कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। थाना महाराजगंज अंतर्गत उमरी कला गांव में सुनील शर्मा नाम का व्यक्ति अपने सगे चाचा जयप्रकाश शर्मा को एक मामूली वाद विवाद के दौरान कुल्हाड़ी से उनके ऊपर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी बदलापुर ले जाने पर उनकी मृत्यु घोषित हुई। इस प्रकरण में काल अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। और कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके में 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही को शहीद करने वाले मामले में पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मकान को जमींदोज कर दिया है। मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कई थाने की फोर्स, पीएससी, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार के 2 बुलडोजर और एक पॉकलैंड लैंड मशीन ने कुछ ही मिनटों में अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के काले साम्राज्य से खड़े किए गए मकान को जमींदोज कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 25 दिसंबर की शाम पुलिस की टीम मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई थी। इस दौरान बाप बेटे ने मिलकर पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में सिपाही सचिन राठी घायल हो गए थे, जो उपचार के दौरान शहीद हो गए। पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी के काले साम्राज्य का चिट्ठा खंगाला। अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के ऊपर 26 मुकदमे विचाराधीन थे। अपराधी ने लोगों को डराने धमकाने के लिए बीच खेत में मकान बना रखा था, जो दहशत का पर्याय बना हुआ था। सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए मकान को गिराया गया। पच्चीस दिसंबर को इंस्पेक्टर शिवराम
जेपी सिंह स्थानीय पुलिस बिशुनगढ़ को लेकर यहाँ पर दबिश के लिए आए थे। एक एनवीडब्ल्यू था अशोक यादव के खिलाफ, जिसे तामील करना था। अशोक यादव यहाँ का कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं अपहरण मर्डर के। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, इसके द्वारा, इसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही यहाँ पर मौके पर घायल हो गया था, जिसके दौरान इलाज कानपुर में मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे। और कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के नरपट गांव में पशु को लेकर हुए दो पक्षों के विवाद में एक एसएचओ हरिभान सिंह को गोली लगने का मामला सामने आया। घटना के बाद सिकंदरपुर वैश्य के एसएचओ हरिभान सिंह को अलीगढ़ वरुण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि गोली गर्दन के पास लगी है, जो शरीर में फंसी हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी एसएसपी कलानिधि नथानी और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसएचओ का हालचाल जाना। जांच की गई है तो गोली की जो पोजीशन है वो इस तरह की है कि सभी जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो सब सुरक्षित हैं और वो पूरी तरह से बात सब कर रहे हैं, होश में हैं, सभी वाइटल्स नॉर्मल हैं। गर्दन की हड्डी होती है, उसके पास में उसकी लोकेशन मिली है, जो उसकी सीटी स्कैन किया गया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।